हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है CMA शुभम कुमार वर्मा और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है CMA शुभम की पाठशाला। यहाँ हम बेसिक से लेकर के एडवांस अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक है एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर ये दोनों ही एक तरह के खर्चे होते हैं। बिजनेस के लिए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों ही खर्चे होते हैं, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। ठीक है, लोग इसे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सपेंस अलग होता है, एक्सपेंडिचर अलग होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस जो हम लोग डे टू डे बिजनेस में जो रेवेन्यू अर्न करते हैं कंपनी से, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मेरा गुड्स प्रोड्यूस करके हम लोगों को बेचने का बिजनेस है। ठीक है, तो गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट कोई गुड्स का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण खर्चा होता है उसका रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो होता है, अगर रॉ मटेरियल खरीदने में आपने जो खर्चा कर रहा है वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो खर्चे करते हैं, जो बड़े खर्चे होते हैं, ठीक है, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि एक मशीनरी खरीद ली, तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो दुगना हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करी है इस खर्चे से। तो इस खर्चों को हम लोग एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या हो गया? वैसे खर्चे जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और वैसे खर्चे जो बड़े खर्चे होते हैं, ठीक है, जिससे हम अपना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को ही बढ़ा देते हैं, तो उससे खर्चे को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है हम लोग को लॉन्ग टर्म में मिलता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंस का जो बेनिफिट होता है वो शॉर्ट टर्म मिलता है। मतलब ये मान के चलिए एक अकाउंटिंग पीरियड ही माना जाता है, उसका डेडलाइन होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड में जिस एक्सपेंस से हम लोगों को बेनिफिट मिलता है उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। वैसे खर्चे जिसका बेनिफिट हम लोगों को एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में मिल जाता है, वैसे खर्चों को हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। जबकि वैसे खर्चे जिसका कि बेनिफिट हम लोग को लंबे समय तक मिलता है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा समय तक मिलता है, तो वैसे खर्चों को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंस होता है उसे जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू स्टेटमेंट जो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। जबकि एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे एसेट बन जाते हैं और वो बैलेंस शीट में जा करके उसे हम शो करते हैं। और उन एक्सपेंसेस को हम थोड़ा जैसे जैसे उसका बेनिफिट मिलता है वैसे वैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। इसका हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक्सपेंस को हम लोग धीरे धीरे करके उसे चार्ज करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, यही दोनों में डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो जितने भी टर्म्स थे, छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, तो वो जैसे जैसे हमारे करिकुलम में आते जाएंगे वैसे वैसे मैं उसे बताता जाऊँगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक लाइन है, लेकिन इसे मैं अ, बहुत ही डिटेल्ड वे में इसको समझाऊंगा। ठीक है, ये एक लाइन का इसका डेफिनेशन है, लेकिन इस एक लाइन के डेफिनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हर अकाउंटिंग प्रोफेशन, जहाँ मतलब जो जो हमारा अकाउंटिंग प्रोफेशन है उसका एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। ठीक है, सभी देशों में उसके एक रेगुलेटरी बॉडीज़ होते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ कहने का मतलब वैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि
इस अकाउंटिंग प्रोफेशंस के जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो अकाउंटिंग प्रोफेशन का रेगुलेटरी बॉडी है वो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। इससे रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस होते हैं उसे वो बताता है, उससे जितने भी रूल्स होते हैं उसे वो बताता है, और जितने भी जो भी ऑडिट होता है हम लोगों का, ऑडिट का क्या गाइडलाइंस होता है, किन किन पहलुओं को हमें ध्यान में रख के ऑडिट करना होता है, ये सारी चीज़ों को कौन बताता है? तो हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी होता है। तो हमारा रेगुलेटरी बॉडी कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग इतना जानते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रोफेशन का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह पूरा वर्ल्ड वाइड में भी एक अकाउंटिंग बॉडी है जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड का अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, तो वो है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये आपका US का आपका अकाउंटिंग बॉडी है जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। बहुत सारे देश क्या करते हैं, इसके द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा देश, हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, इसे कन्वर्ज फॉर्म में लाता है। इनके द्वारा जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं उसे ये देखता है कि हमारे देश में ये किस तरह से लागू हो सकता है। ये सारे स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से लागू हो सकते हैं या फिर इसमें कुछ चेंजेस करके लागू करना होता है। तो वो सारी चीज़ें देख करके कन्वर्ज्ड फॉर्म में हमारे देश में ये लागू करता है। कौन लागू करता है? ICAI। और जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड कौन करते हैं? वो AICPA। तो AICPA वर्ल्ड का एपेक्स बॉडी है, सबसे लार्जेस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन का बॉडी है। वो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह सारा कुछ वो प्रोवाइड करता है, जिसे कि सभी देश या तो पूरी अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर कन्वर्ज फॉर्म में अडॉप्ट करते हैं। हमारे देश में इसे कन्वर्ज फॉर्म में अडॉप्ट किया गया है। ये हम लोग सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चैप्टर में हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो AICPA जो है वो अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन देता है? तो अकाउंटिंग क्या है, एक बार मैं डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन ये दिया है, अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक प्रोसेस की बात कर रहा है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है और कम्युनिकेट करना है द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, कौन सा इंफॉर्मेशन? इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में क्या क्या मुख्य बातें आ रही हैं? तो ये 4 मुख्य बातें आ रही है। पहला बात क्या है कि इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट है। दूसरा, एक प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है, अकाउंटिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। तीसरा बात हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किसका हम लोग को अकाउंटिंग करना है, ऑर्गेनाइजेशन का। और चौथा है इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किसके लिए हम लोग को रिपोर्ट जनरेट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात है वो है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक इवेंट के बारे में। देखिए इकोनॉमिक इवेंट का डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक इवेंट मतलब किसी घटना के बारे में। ठीक है, वैसी घटना, वैसा लेन देन। अब देखिए बिजनेस में घटना क्या होगा? लेन देन होगा, वही घटना होता है। ठीक है, वही इकोनॉमिक इवेंट हम लोग का होता है। ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तो वैसा लेन देन जिसमें कि मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड हो। ठीक है, आप कोई लेन देन कर रहे हैं, मतलब किसी सर्विस या गुड्स को आप ले रहे हैं, उसके बदले में आप पैसे दे रहे हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऐसा लेन देन है जिसमें आपने पैसे नहीं दिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, गुड फेथ में वो हो गया। जैसे आपका मान लीजिए आप ये अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, आप सीए करेंगे, सीए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बन जाइएगा तो आप प्रैक्टिस करने लगिएगा, अपना फर्म खोल लीजिएगा। तो जब प्रैक्टिस करने लगिएगा तो क्या होगा, आप क्लाइंट को जो अपना सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा उसके बदले आप पैसे लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप क्लाइंट को जो सर्विस प्रोवाइड किए और उसके बदले जब आप पैसे लिए, तो वो आपका एक ट्रांजैक्शन, आपका एक इकोनॉमिक इवेंट होगा आपके बिजनेस का।
लेकिन क्या होगा कि आप जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिएगा, आपके रिलेटिव लोग को पता चल जाएगा, अरे मेरा भतीजा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चलो अपना रिटर्न फाइलिंग के लिए हम उसी को सारा डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो क्या करेंगे कि आपसे रिटर्न फाइल या फिर कुछ भी जीएसटी फाइलिंग कुछ कुछ आपसे काम करवाएंगे, लेकिन रिलेटिव क्या करेंगे, आपको पैसे नहीं देंगे। बोलेंगे अरे तो मेरा भतीजा है, इसको कैसे पैसे देना, आप भी पैसे नहीं मांगिएगा, अपने चाचा से कैसे पैसा मांगिएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगा, उस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को आप बिजनेस में शो नहीं कर पाइएगा, काहे कि वो गुड फेथ में हुआ, उसके बदले आपको लोगों को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है कि वैसा लेन देन जिसमें कि मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड हो। ठीक है, आप ऐसा लेन देन कर रहे हैं जिसमें कि आपका पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, आप गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले आप पैसे ले रहे हैं, या फिर आप किसी से गुड्स या सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, ये दो बातें हो सकती है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग इकोनॉमिक इवेंट कहेंगे, और ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए वैसे ही ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें जिस तरह के ट्रांजेक्शन्स में मॉनेटरी टर्म इंक्लूड होता है। अगर मॉनेटरी टर्म नहीं होगा तो वैसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक इवेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। ठीक है, लेन देन जो होता है, ट्रांजेक्शन जो होता है, वो दो तरह का हो सकता है। आप बाहरी लोग से, आप बिजनेस के बाहरी लोग से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या बिजनेस के अंदर में ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बोलिए बिजनेस के अंदर में कैसे ट्रांजेक्शन होता है भैया, तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप जब आगे पढ़िएगा, कॉस्टिंग वगैरह पढ़िएगा, तो देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई चीज़ अगर चाहिए होता है तो वो क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट से उसे लेता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरनली कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं आप परचेज डिपार्टमेंट से, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले रहा है, तो वो इंटरनल इवेंट हो जाता है। उस टाइप के ट्रांजेक्शन को इंटरनल इवेंट कहते हैं। जबकि वैसे ट्रांजेक्शन जो आप बाहरी लोगों से करते हैं, तो उन्हें हम एक्सटर्नल इवेंट कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो जाता है। जैसे आप रॉ मटेरियल किसी बाहरी कोई ठेकेदार, कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, बाहरी लोग से, आप बिजनेस के दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से आप अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल इवेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, जो हमारा जो डेफिनेशन था अकाउंटिंग का, उसका सबसे पहला पिलर इकोनॉमिक इवेंट हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, जीएस डिफिनेशन में जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस मुख्यतः चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आइडेंटिफाइंग, दूसरा होता है मेजरिंग, तीसरा होता है रिकॉर्डिंग, और चौथा होता है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये पूरा अकाउंटिंग, यही चीज़ को हम लोग को पूरे अपने प्रोफेशन में, अपना जो करिकुलम है उसमें, पूरा करिकुलम में हम लोग को यही काम करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको मेज़र करना है, उसे रिकॉर्ड करना है, फिर कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं आइडेंटिफाई क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हम लोग ने जाना कि इकोनॉमिक इवेंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो जब भी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे, जब भी हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, तो हम लोगों का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा आइडेंटिफाई करना। वैसे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना जो कि आपका मॉनेटरी टर्म्स में हो। तो इसमें दो मुख्य बातें हैं, पहला है ट्रांजेक्शन और दूसरा है मॉनेटरी टर्म। तो वैसा ट्रांजेक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म में होगा उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर सीए या सीए में बन जाते हैं, तो अगर आप अपने क्लाइंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, देन दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और उसे आप इकोनॉमिक इवेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसे ही आप आगे लेकर के बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई सर्विस आप अपने रिलेटिव्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बदले आपको कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिलने जा रहा है, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि उसके बदले हमें कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है जिस इवेंट को आपने आइडेंटिफाई किया है उसे क्वांटिफाई करना। जिस इवेंट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अब उसे क्वांटिफाई करना होता है। क्वांटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि
उसे मॉनेटरी टर्म्स में बताना होता है कि उस इवेंट का वैल्यू क्या है। जैसे आपने किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड किया, उस सर्विस प्रोवाइड के बदले में आपने जितने पैसे उससे चार्ज किए, देन दैट इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन। उस सर्विस का आपने जो चार्ज लिया वो क्वांटिफिकेशन होता है, वो उसका वैल्यू होता है। आपने कुछ गुड्स सप्लाई किया, आपने गुड्स सेल किया, तो सेल करने के बाद आपको जो पैसे रिटर्न में मिले, दैट इज क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट गुड्स। ठीक है, वो आपका क्वांटिफिकेशन हो गया। तो अगर आप क्वांटिफाई नहीं कीजिएगा तो उसको आप रिकॉर्ड कैसे करिएगा? आपने गुड्स सेल तो कर दिया, लेकिन आपने कितना का सेल किया, तो उसे क्वांटिफाई करना होता है ताकि उससे आपका प्रॉफिट का फिगर निकल सके। ठीक है, तो आपने जो भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया हो उसका क्वांटिफिकेशन जो होता है वो हमारा सेकेंड स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इवेंट को रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे बढ़े, उसे क्वांटिफाई किए। तीसरा स्टेप जो आता है वो हमारा होता है रिकॉर्डिंग का। अब जब आपने गुड्स को आइडेंटिफाई करके क्वांटिफाई कर लिया, तब उसे रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं करिएगा तो आप करेक्ट पिक्चर नहीं बता पाइएगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सही से नहीं बता पाइएगा। इसीलिए एक एक ट्रांजेक्शन को बहुत तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? तो हमारा बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है वो होता है जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक। ठीक है, ये बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। आप टैली वगैरह अगर आप यूज़ करिएगा, आगे जाकर के टैली यूज़ कीजिएगा, तो यही सब चीज़ें आप लोगों को करनी होगी। आप लोगों को डेटा एंट्री जो होता है वो यही सब चीज़ें होती है, जो डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो पहले क्या होता था कि ये मैनुअल बिजनेस होता था, मैनुअल होता था कि अपना जर्नल बनाए, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका पहले जर्नल बनाए, उसके बाद उसे लेजर में रिकॉर्ड किए, फिर कैश बुक बनाए, उसका सब्सिडियरी बुक बनाए। तो इस तरह से हम लोग पहले उसको मैनुअली रिकॉर्ड करते थे। लेकिन आजकल ईआरपी, टैली ये सब आ गया है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड वे में हम लोग उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल वगैरह सब इजीली उसमें हम लोग का हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेजरमेंट के बाद जो होता है उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला? आपको एक आउटकम, एक एंड रिजल्ट तो आपको बताना होगा ना भाई। आपने जो ट्रांजेक्शन किया उससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये चीज़ कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ पता चलेगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये कड़ी, एक एक कड़ी सब जुड़ी हुई है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको इवेंट रिकॉग्नाइज करना है, नेक्स्ट आपको उसको क्वान्टिफाई करना है, उसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। और जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, तब फिर आप एक करेक्ट पिक्चर, एक करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कीजिएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिपोर्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही तीन मुख्य चीज़ें हम लोगों को फाइनली बनाना होता है। जब भी आप अकाउंटिंग कीजिएगा तो हमारा जो एंड रिजल्ट होता है वो यही होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन चीज़ हम लोग को मेनली बनाना होता है। बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस का अगर आप अकाउंटिंग कीजिएगा तो ये तीन चीज़ हम लोग को यही एंड रिजल्ट में हम लोगों को पहुंचना होता है। अब ये जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होता है, कहीं कहीं पे डेली बेसिस पे होता है, कहीं वीकली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है, क्वार्टरली होता है और एनुअली होता है। ठीक है, लेकिन जो अभी इंडिया में जो प्रैक्टिस चल रहा है वो मेनली क्या है, क्वार्टरली और एनुअल अकाउंट्स बनता है मेनली। हर क्वार्टर, हर तिमाही में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं और फिर उसे फिर फाइनली कंसोलिडेट किया जाता है। जब एनुअल अकाउंट बनता है तो चारों क्वार्टर्स का अकाउंट को फिर क्या किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें चार मुख्य बातें हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ये जो हमारा डेफिनेशन है अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या था कि हमें क्या करना था, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना था, मेज़र करना था, रिकॉर्ड करना था, उसके बाद कम्युनिकेट करना था। लेकिन ये इवेंट्स किसके होने चाहिए? तो ये इवेंट्स उन ऑर्गेनाइजेशंस के होने चाहिए। ये इवेंट्स जो है, ये जो ट्रांजेक्शन्स है, ये हमारे और आपके ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं करता है। यहाँ जो बात होती है ये ट्रांजेक्शन्स इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करती है। तो यहाँ 6 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस है जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी है।
ठीक है। वो 6 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं? तो सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, तीसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा है कंपनी, पांचवा है लोकल अथॉरिटी और छठा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये पांचवा और छठा लगभग एक जैसा है, बाकी सब अलग अलग है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस जो यूनिट होता है वो आपके ओनर से एकदम अलग होता है। कभी भी बिजनेस और ओनर को अलग नहीं माना जाता। अकाउंटेंसी में जब भी हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे तो हम लोग ये चीज़ हम लोग मान के चलेंगे कि बिजनेस और उसके ओनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उसमें ओनर्स और बिजनेस दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। अब ये दोनों अलग अलग होने का क्या मतलब है भाई? दोनों अलग अलग होने का मतलब क्या है कि बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया जाता है। ठीक है, जो बिजनेस एंटिटी होता है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया जाता है और उसके ओनर उससे उसके ओनर जो होते हैं कभी उसको अटैच उससे नहीं किया जाता है। उसके ओनर बोलते हैं कि जाओ, अब तुम जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गए हो, अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा तुम्हारा होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कर्ज लोगे तो वो तुम्हारा कर्ज होगा, कर्ज चुकाओगे तो तुम कर्ज चुकाओगे, अगर तुम प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। बस क्या है, ओनर का क्या इंटरेस्ट रहेगा, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उसको क्योंकि ओनर कैपिटल लगाया हुआ है तो जब बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करेगा तो उस प्रॉफिट का कुछ भाग वो ओनर को देगा। ओनर जितना हिस्सा लगाया हुआ रहेगा पैसा, उतना हिस्सा का प्रॉफिट वो उसे बिजनेस जो है वापस रिटर्न करेगा। तो बिजनेस और ओनर को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, सबसे छोटे लेवल का बिजनेस, जो हम लोग आसपास के जो दुकान वगैरह देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल में अलंकार ज्वेलर्स हो गया, कोलकाता चाट हो गया, फेमस खिलमोहन हो गया, ये सब छोटे छोटे बिजनेस है। इसमें क्या है, ओनर और बिजनेस एक ही है। अगर बिजनेस को कोई हैवी लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई ओनर को अपने पॉकेट से करनी पड़ेगी। लेकिन जो लिमिटेड लाइबिलिटी, जहां लाइबिलिटी लिमिट हो जाता है, जहां आपका बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां पे क्या होता है कि ओनर्स का लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिट होता है, जितना उसने पूंजी लगाया है उससे ज़्यादा उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर बिजनेस को कोई हैवी लॉस होता है तो बिजनेस जो है ओनर से सिर्फ उसके कैपिटल तक ही, जितना पूंजी लगाया बस उतना ही उससे ले सकता है, उससे ज़्यादा ओनर से वो नहीं ले सकता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, इसमें ये सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे बिजनेस और ओनर दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आसपास में जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं वो जो सोल प्रोप्राइटर मोड में काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होता है, इसमें बहुत बड़ी अकाउंटिंग भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है उसमें क्या होता है कि ओनर जो होते हैं वो अकेला, एक कोई आदमी किसी को बिजनेस करने का मन किया तो वो कुछ पूंजी लगाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ वो लेके घर चला गया। लेकिन जब जैसे आदमी का आकांक्षाएं बढ़ती है, उसके जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती है, तो वो चाहता है क्या कि मैं बड़ा बिजनेस करूं। तो बड़ा बिजनेस करना चाहता है तो अकेले से तो हो नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, कुछ लोगों को बोलता है कि आप भी मेरे साथ बिजनेस कीजिए और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो जब दो चार लोग मिल के पैसे लगाने लगे तो ज़्यादा कैपिटल हो गया। ज़्यादा कैपिटल हो जाने से क्या हुआ कि अच्छा मतलब बड़ा बिजनेस वो लोग करने लगे। ठीक है, तो इसी तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानते हैं पार्टनरशिप फर्म क्या है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहला बात, ये जो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी जो है ये एक एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पे हमारा पूरा एक चैप्टर है, हम लोग को अपने करिकुलम में पूरा चैप्टर हम लोग को पार्टनरशिप का पढ़ना है। उसमें हम लोग बहुत सारी बारीकियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 4 एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, जो कि पार्टनर का डेफिनेशन को देता है। तो पार्टनर का डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन देता है, वो
पार्टनरशिप का डेफिनेशन ये देता है कि पार्टनरशिप एक लोगों के बीच का एक रिलेशन है जिसमें लोग क्या करते हैं, आपस में एक सहमति बनाते हैं कि हम लोग एक बिजनेस को करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपस में ये एक फिक्स रेशियो में उसे हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट बनता है लोगों के बीच में और फिर वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसका कोई बहुत बड़ा बाइंडिंग कहीं नहीं होता। पार्टनर्स लोग के बीच में कोई बाइंडिंग नहीं होता है, वो एग्रीमेंट बनाते हैं, उसी के बेसिस पे काम करते हैं। तो एग्रीमेंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो कभी बहुत बार क्या होता है कि पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं। कोई पार्टनर क्या किया कि फर्म के नाम से लोन ले लिया, उसे चुकाया नहीं और लास्ट में जो दूसरे कोई पार्टनर है उन्हें चुकाना पड़ गया। तो इससे क्या होता था कि पार्टनर्स लोग को बहुत परेशानियां होने लगी थी। तो फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। इसमें क्या किया गया कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है उसको लिमिट कर दिया गया। पहले जितने भी इस तरह के फर्म्स होते थे छोटे छोटे, वो पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में काम करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की ओर लोग स्विच करने लगे। उसमें क्या फायदा होता है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिट कर दी जाती है। मतलब पार्टनर्स, अगर मान लीजिए कंपनी डूबती है तो पार्टनर्स जितने पूंजी लगाए हैं बस उतना तक ही पार्टनर का लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा उसका लाइबिलिटी नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी किसी भी पार्टनर का अटैच नहीं किया जाएगा। लेकिन पहले जो पार्टनरशिप फर्म फॉर्म में काम होता था वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा ही होता था। उसमें क्या होता था कि पार्टनर्स के प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिए जाते थे। जब कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो जाता था तो कंपनी के पार्टनर्स को अपने पर्सनल संपत्ति से, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से उस घाटे की भरपाई करनी पड़ती थी। लेकिन जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया तो ऐसा नहीं हुआ। जब कंपनी को कोई बड़ा घाटा होता है तो पार्टनर्स जो होते हैं वो लोग जितना पूंजी लगाए होते हैं बस उतना तक ही वो लोग रिपे करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। दोनों पार्टनरशिप फर्म ही होते हैं, बस एक में क्या होता है कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है और जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं पार्टनरशिप के तो जैसे हमारे जितने भी मोस्टली सीए फर्म्स या फिर सीएमए फर्म्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में रन करते हैं। उन लोग कुछ पार्टनर्स लोग मिल जाते हैं, कुछ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट्स मिल करके एक फर्म को रन करते हैं। तो जैसे जासो एंड कंपनीज, रब्स एंड कंपनीज, गुप्ता सचदेवा, ये सब सीए फर्म्स हैं। ये सब क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। उसी तरह अभी क्या हुआ कि ये पार्टनरशिप, बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म एलएलपी की ओर स्विच कर गए। तो जैसे एसेंच्योर एजुटेनमेंट लिमिटेड एलएलपी, पेंसिल पॉइंट डिजाइन एलएलपी, नॉलेज मीडिया वेंचर्स एलएलपी, ये सब क्या है, पार्टनरशिप फर्म है लेकिन एलएलपी के फॉर्म में ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जो कमजोर वर्ग होते हैं, जैसे किसान लोग हो गए, वो लोग क्या करते थे, क्या होता था कि किसान जो फसल जो उगाते थे उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। बहुत सारे जो ग्रामीण किसान हुआ करते थे वो लोग अपने फसल, आज भी ऐसा होता है कि वो लोग जो फसल उगाते हैं तो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि बहुत सारे बिचौलिए आ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि उनको जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल पाता है। तो ये लोग क्या किए कि अपना एक ग्रुप बना लिए। ठीक है, एक अपना ग्रुप बना लिए और वो लोग दाम फिक्स कर दिए कि इसी दाम पे हम लोग बेचेंगे, सब लोग, इससे कम दाम पे हम लोग नहीं बेचेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रुप था उसको मुनाफा होने लग गया और काफ़ी लोग, जितने भी फार्मर्स इस ग्रुप से जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा सोसाइटी फॉर्म कर लिए और वो लोग क्या करने लगे कि अपना आपसी बेनिफिट के लिए, ठीक है, एक ग्रुप बना लिए और उसी ग्रुप के थ्रू वो लोग बिजनेस करना शुरू कर दिए। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा जो अमूल है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। गुजरात में क्या होता था, गुजरात के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते थे, किसान जो होते थे, किसान नहीं बोल सकते, जो मिल्क का प्रोडक्शन करते थे, वो लोग क्या होता था, उन लोग के साथ भी यही चीज़ होता था। उन लोगों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो वो लोग क्या किए कि एक सोसाइटी बना लिए, एक आपस में एक ग्रुप बना लिए और फिर वो लोग दूध का जो प्राइस है वो फिक्स कर दिए कि सब लोग इसी प्राइस पे दूध को बेचेंगे कस्टमर को। ठीक है और इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जुड़ते गए और बाद में फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सोसाइटी बन गया
और जो कि आज आज हमारे देश में अमूल के नाम से विख्यात है। ये बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बिजनेस अपना रन कर रही है। इसके मॉडल पे मैं एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। ये अमूल मॉडल हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सब के लिए मैं एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। उसी तरह एक इंडियन कॉफ़ी हाउस है, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी क्या है, जैसे हमारे जितने भी पीएसयूज है बड़े बड़े, जैसे आपका हो गया एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, हमारा जेबीबीएनएल हो गया, उनके जो कैंटीन्स हैं उनको देखिएगा कि ये इंडियन कॉफ़ी हाउस वाले रन करते हैं। ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। इनका सबसे मैंडेटरी जरूरत क्या होता है कि इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सोसाइटी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे सबसे जरूरी बात क्या है इसमें, ये जो सोसाइटी फॉर्म होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एंटिटी के रूप में सामने आएगा। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होगी, तो जब लोग आपस में जुड़ के एक अपने सोशल इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए बिजनेस करते हैं, और वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होता है एंटिटी, तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, बहुत तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और भी बहुत तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जो कि छोटे छोटे वर्ग के लोग जो है आपस में मिलकर सहकारी समिति, जिसे हिंदी में हम लोग सहकारी समिति कहते हैं, आपस में मिलकर के एक बिजनेस एंटिटी बना लेते हैं और एक दूसरे का उससे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जो फार्मर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, वो लोग क्या करता है कि सब लोग आपस में पैसा मिलाते हैं और उस सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, कम रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा है कंपनी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग के करिकुलम में हम लोग कंपनी के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम लोग सारी अकाउंटिंग कंपनीज के ही अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। कंपनीज में क्या क्या चीज़ आपका लागू होता है, क्या क्या चीज़ नहीं लागू होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग को कंपनीज के ही हिसाब से हम लोगों को करना है। ठीक है, तो कंपनीज क्या होती है, कंपनीज वैसी इंटिटीज होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे पहले के एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। वैसी इंटिटीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के कोई भी एक्ट में, कंपनीज एक्ट का कोई भी इससे पहले, जैसे 1956 का कंपनीज एक्ट, उसमें रजिस्टर्ड हो तो उसे कंपनीज कहते हैं। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड, ये जो है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने से क्या होता है, तो कंपनीज एक्ट में जैसे रजिस्टर्ड होता है 4 चीजें उभर कर आती है उस कंपनी में। पहला क्या है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी हो जाता है। दूसरा होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन, और चौथा है कॉमन सील। तो ये 4 मुख्य बातें उसकी आ जाती है। जैसे ही वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, वो कंपनी के 4 प्रॉपर्टीज निकल करके सामने आ जाते हैं। उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट आ जाती है जैसे ही कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, सबसे पहला बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसमें ओनर्स को बिजनेस से अलग कर दिया जाता है। ओनर अलग होते हैं, बिजनेस अलग होता है। बिजनेस क्या, बिजनेस का ट्रांजैक्शन बिजनेस का खुद का होता है, ओनर्स के ट्रांजैक्शन उससे अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनीज जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है तो वैसे कंपनी का लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिट हो जाता है। जो उसके ओनर्स होते हैं, कभी भी उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता है कंपनी से। ठीक है, कंपनीज का लाइबिलिटी जो होता है वो जितना ओनर जितना पैसा लगाए बस उतना तक ही उसका लाइबिलिटी होता है। ओनर का लाइबिलिटी उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी उसका लिमिट कर दिया जाता है। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अगर ओनर मर भी जाते हैं तो भी कंपनी चलता ही रहता है, गोइंग कंसर्न हो जाता है, कंपनी बंद नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका ओनर मर गए तो कंपनी बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओनर अगर मर गए तो कंपनी फिर भी चलता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन सील। हर कंपनी का एक अपना आइडेंटिटी होता है, तो इसी कॉमन सील कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कोल इंडिया का दिखाया, तो कोल इंडिया में जैसे देखिए बीच में डायमंड बना हुआ है, रिलायंस में ऊपर में देखिए आपका गोल्स ऐसे बना है, टाटा स्टील में ब्लू कलर से ये जो बना हुआ है, तो ये कंपनी का कॉमन सील है। जब भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एग्रीमेंट करेगी, कुछ भी कंपनी अगर काम करती, पेपर वर्क करेगी, तो कंपनी का जो आइडेंटिटी होगा यही होगा।
ठीक है, तो ये कंपनी का आइडेंटिटी होता है, इसे बोलते हैं कंपनी का कॉमन सील। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट वो है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों एक तरह की चीजें होती हैं। अब आइए समझते हैं लोकल अथॉरिटी क्या होता है। देखिए, जैसे सिटीज जो होती है हमारी, जो जो छोटी छोटी सिटीज होते हैं, तो वहाँ बहुत तरह के, जैसे पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट, इस तरह के काफ़ी सारे सर्विसेज होती है। ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसे मुहैया कराती है। जैसे हमारा, आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एजुकेशन। ठीक है, तो जैसे हमारा एक होता है सर्व शिक्षा अभियान, जो सरकारी स्कूल होते हैं, तो उसे कौन रन करता है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स उसे रन करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, शिक्षा विभाग जो होता है उसका एक विभाग होता है, वो एक लोकल अथॉरिटी हो जाता है जो कि उस स्टेट का पूरा एजुकेशन सिस्टम को देखता है। ठीक है, जैसे हाउसिंग आपका जो होता है, जैसे आपका मान लीजिए हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, हाउसिंग कॉरपोरेशन वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सस्ते रेट में फ्लैट्स या फिर घर मुहैया करवाते हैं, किसी एरिया में सस्ते रेट में घर मुहैया करवाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे हमारा जो होता है सरकारी अस्पताल वगैरह होता है, तो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग होता है, स्टेट का स्वास्थ्य विभाग होता है, वो उस पूरे एरिया के मेडिकल से रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं उसको देखता है। तो ये सब लोकल अथॉरिटीज होते हैं। जैसे म्यूनिसिपैलिटी होता है, म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, वो क्या करता है कि आपका साफ सफाई, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीज़ें जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी से बनता है। तो ये सब सर्विसेज जो है वो म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो इन सभी, ये सब जो अथॉरिटी होते हैं, छोटे छोटे विभाग कह सकते हैं, सरकार के जो छोटे छोटे विभाग होते हैं, जो क्या करते हैं कि उस एरिया के पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये ट्रांसपोर्ट, ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो इन सब छोटे छोटे अथॉरिटीज़ को लोकल अथॉरिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो भी एक तरह का लोकल अथॉरिटी है, लेकिन वो क्या है कि उसको एक स्पेसिफिक काम के लिए बना दिया गया है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड, जैसे क्या होता है कि जैसे जब सिटीज बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि सारी छोटी छोटी जो अथॉरिटीज है उसको मिला दिया जाता है और एक बड़ा सा अथॉरिटी बना दिया जाता है कि जिसमें सारा तरह का आपका पब्लिक का जितना भी वेलफेयर का चीज़ है वो सारा चीज़ एक ही बिल्डिंग के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बड़ा सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया जाता है। जब किसी एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी, ये सब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं, जो छोटे छोटे अथॉरिटीज़ होते हैं, उसमें उसका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो लोग ज़्यादा उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, तो उसे चलाने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़े अथॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे बहुत ज़्यादा पावर्स का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जब आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो लोकल अथॉरिटीज़ जो होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन करती है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है, उस एरिया के हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे सर्विसेज को क्या करता है, एक ही छत के अंदर मेंटेन करता है। ठीक है, ये सारी सर्विसेज को एक ही जगह से वो प्रोवाइड करता है, मॉनिटर करता है और सुचारू रूप से चलाता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो रांची म्यूनिसिपैलिटी, डोरंडा म्यूनिसिपैलिटी और डोरंडा ज्वाइंट वाटर बोर्ड, ये तीनों को मिला करके, मर्ज करके ये बनाई। ये 3 तरह के लोकल अथॉरिटी को मिला करके ये रांची नगर निगम यानी कि रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ था। उसी तरह पहले हजारीबाग म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था, लेकिन यहाँ का भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है, तो यहाँ भी म्यूनिसिपैलिटी को अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल अथॉरिटी। तो हम लोगों को हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोगों को अकाउंटिंग करनी है। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को मेनली कंपनीज की अकाउंटिंग हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लास्ट पार्ट है हमारा डेफिनेशन का, जो लास्ट पार्ट था वो है इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्या किए, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट को हम लोग आइडेंटिफाई किए, उसको फिर हम लोग क्या किए रिकॉर्ड किए।
आइडेंटिफाई किए उसको उसको उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मेजर किए यानी कि क्वांटिफाई किए, फिर उसको रिकॉर्ड किए और उसके बाद उसको कम्युनिकेट क्या चीज़ में किए हम लोग, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बना के कम्युनिकेट किए। लेकिन ये कम्युनिकेट हम लोग किसको करना है, हम लोग को कोई तो ऐसा यूजर्स होगा जिसके लिए हम लोग इतना चीज़ बना रहे हैं, तो वो यूजर्स होते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। कंपनी के इंटरनल यूजर और कंपनी के एक्सटर्नल यूजर, इन लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स को क्या जरूरत पड़ता है, तो हमारे इंटरनल यूजर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो कि पॉलिसी मेकर होते हैं कंपनी के। पॉलिसी मेकर को ही नहीं पता रहेगा कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो कंपनी के लिए क्या पॉलिसी बनाएगा। तो पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होता है, जो फाइनल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो बनता है, तो उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, और कंपनी अगर लॉस दे रही है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो इससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ये लोग क्या करते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कंपनी के लिए आगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जिससे कंपनी का और ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जैसे होते हैं हमारे इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज हो गई। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर, सबसे पहले आते हैं लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर। उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या जरूरत होता है, आप किसी भी कंपनी में अगर पैसे लगाओगे तो आप चाहोगे ना कि कंपनी प्रॉफिट कमा करके आपको दे। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा के ही नहीं देगी तो आप पैसा क्यों लगाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्वेस्टर को हमेशा ये जानकारी होना चाहिए कि वो कंपनी, जिस कंपनी में पैसे लगा रही है, वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी प्रॉफिट कमाने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जाने बगैर कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता है। तो इसीलिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसे इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है, वैसे लोग जो कि उधार में माल सप्लाई करते हैं कंपनी को, वही उन्हीं को क्रेडिटर्स कहते हैं। तो कोई भी आदमी उधार में किसी को कैसे माल सप्लाई करेगा, तभी माल सप्लाई करेगा उधार में जब वो देखेगा कि वो जो उधार में जो सामान सप्लाई किया है उसके बदले उसको पैसा रिटर्न में मिल सके। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी को माल सप्लाई कर रहा है जो कंपनी लॉस कर रही है, तो क्या उसको कभी पैसा रिटर्न में मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, उसके पैसे डूब सकते हैं। इसीलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जरूरत होता है। वो देखता है कि कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन क्या है, वो हमारा जो उधार है उसे चुकता कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस तरह क्रेडिटर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जरूरत होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज को क्या जरूरत पड़ता है भाई कंपनीज का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज को बहुत ही सबसे ज़्यादा ये लोग क्या होते हैं कि बर्ड आई व्यू से सारे कंपनी की निगरानी करते रहते हैं, क्योंकि ये सब जो कंपनीज होती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी काम करती है, इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा देखते रहती है कि कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज प्रोवाइड करती है उसके अच्छी तरह से जांच करती है, उसके लिए रूल फ्रेम करती है कि उसको कितना सब्सिडी देना चाहिए, उस पर कितना टैक्स लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलता है, तो कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही। जब फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी का तैयार होता है तो गवर्नमेंट उसे रिव्यू करती है, रेगुलेटरी बॉडीज उसे रिव्यू करती है और उस कंपनी के लिए पॉलिसीज फ्रेम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इस तरह से हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो डेफिनेशन का जो लास्ट पार्ट था वो हो जाता है खत्म। अब हम लोग एक बार कंक्लूड करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या। हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था, जिसमें क्या कहा गया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग सॉरी, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, हम लोगों ने अकाउंटिंग का एक बार हम लोग इसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। इसमें 4 मुख्य बातें आई थी। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है,
अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो इकोनॉमिक इवेंट्स में हम लोग जाना वैसे इवेंट्स, वैसे ट्रांजेक्शन, वैसे लेन देन जिसमें कि मॉनिटरी टर्म्स इंक्लूड होते हैं, उसे ही हम लोग इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट हम लोग देखें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। दूसरा पार्ट हम लोग का ये था कि इसमें हम लोग को क्या करना था कि इवेंट को आइडेंटिफाई करना था, उसे मेजर करना था, क्वांटिफाई करना था, फिर रिकॉर्ड करना था और फिर से इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करना था। तो यहाँ हमारा जो है अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो है वो पूरा तरह से हो जाता है खत्म। आशा करता हूँ कि ये डेफिनेशंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।